सुबह सुबह ज्यों ही जगे और 7 बजे आपको किसी का मैसेज आ गया कि भाई साहब पीएफआई बैन हो गया 5 साल के लिए, तो इसी तरह के उद्गार जो है मन में आते हैं। एक ये आता है, मोदी जी जो है सेल्फी ले रहे हैं कि पीएफआई तो गए हो, तो मोदी जी इसको परमानेंट स्ट्रक्चर बनाइए, इस पर मिट्टी डाला हुआ आपने, किसी दिन ऐसे करके ताबूत तोड़ते हुए पीएफआई फिर से खड़ा हो जाएगा, तो उसकी व्यवस्था कीजिए कि इसको पूरा सीमेंटिंग करके और फिर मज़ार बनवा दीजिए, फिर वक्त वाले ले जाएंगे। एनआईए का जूता है और पीएफआई एक जानवर के रूप में दिख रहा है, और ये जानवर शायद वराह या शुकर है, पता नहीं उसको क्यों पीएफआई उस पर लिखा हुआ है। लोग क्रिएटिव होते हैं। राना अयूब वाला फ़ोटो तो कन्विंसिंग लग रहा है, लेकिन बाकी मुझे आरफा वाला थोड़ा कि इतना मेकअप कर कोई रोने नहीं जाता है, तो ये ऑल्ट न्यूज़ शायद बता पाएगा कि ये मुझे एकदम फेक लग रहा है। तो आप लोग भी ऐसे फेक जो है फ़ोटो से उससे बच के रहें। जो भी लोग स्टैंड विथ पीएफआई ट्रेंड करवा रहे हैं उनके लिए है कि ई लो नस काट लो अपना। सुबह सुबह आप सबको ये समाचार मिल ही गया होगा, और बड़ा ही शुभ समाचार है कि पीएफआई को और उसके जितने भी एफिलिएट संस्थाएं हैं उससे जुड़ी हुई, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया हो गया, रिहैब फ्रंट ऑफ इंडिया, और ये सारी जितनी भी संस्थाएं हैं जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में एकदम बवाल काट रखा था, आतंक मचा रखा था, उसको अंततः जो है 5 साल के लिए प्रतिबंधित एक तरह से कर दिया गया। उन्हें अनलॉफुल एसोसिएशन घोषित कर दिया, और वो भी इमीडिएट इफेक्ट से। उसी के ऊपर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। ये बैन जो है इसे उस तरह से ना देखा जाए कि काफ़ी लोग कह भी रहे हैं कि ये बैन करने से क्या हुआ, जैसे सिमी को पिछले बार बैन किया था उसी तरह से फिर जो है सिमी के ही नेताओं ने पीएफआई बना लिया था। तो पीएफआई वाले जो हैं, जो बचे हुए ऑन ग्राउंड हैं, या ये लोग जो भी हैं, ये बेल पे निकलेंगे और ये फिर एक नई संस्था जो रजिस्टर कर लेंगे। हमें यह देखना होगा कि 9/11 के बाद जिस तरह से सिमी को बैन किया गया था, वो ऑलमोस्ट एक नीजर रिएक्शन था कि हमें भी यहाँ पे जो है कुछ बैन करके और दिखा देना है कि हमने भी बैन कर दिया है। तो उसमें क्या हुआ कि जिस एक तरह से कह सकते हैं योजनाबद्ध तरीके से सिमी को बैन करना था, ताकि उसका पूरा नेटवर्क, फिजिकल ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, उसका फिनेंशियल नेटवर्क हो गया, उसके और एसोसिएट्स क्या क्या हैं, एफिलिएट्स क्या क्या हैं, उन लोगों को, उनमें जो इन्वॉल्व व्यक्ति थे उन लोगों को प्रॉपरली जो है उनकी वेटिंग नहीं हो सकी, उनके बारे में उस तरह से साक्ष्य इकट्ठे नहीं किए जा सके, और उसका फल यह हुआ कि वो पीएफआई के रूप में बस सिर्फ एक नाम बदल के वापस आ गया। अभी वाले में जो है बहुत ही गहन तरीके से ये कार्य किया गया है। महीनों की योजना बन रही थी, और इसमें हज़ारों पुलिस बल, एनआईए के लोग, ईडी के लोग, इनकम टैक्स वाले लोग, मनी मतलब ट्रेल को ट्रैक करने वाले लोग, फिर स्टेट की एजेंसीज हो गई, आईबी हो गया जो हमारा आंतरिक मामलों को देखती है, वो हो गए। तो इन सब को मिलाकर कई ऐसी संस्थाएं और कई हज़ार पर्सनल थे इसमें लगे, और उसके बाद जो है मल्टीपल फ्रंट से इनको घेरा गया। ऐसा नहीं था कि कहीं अनलॉफुल कुछ हो रहा था और पुलिस गई और उसने छापे मार दिए और अरेस्ट कर दिया, नहीं। इस बार है कि एक ऐसी संस्था जो कि 2.5 फ्रंट वॉर जो जनरल रावत कहा करते थे, तो उसमें जो 0.5 जो इंटरनल फ्रंट है उसमें डिस्टर्बेंसेस लाने के लिए जो भी संस्था जिस भी तरह से कार्य कर रही है, क्या वो लोगों को रेडिकलाइज कर रही है, क्या उसके लिए पैसे जुटा रही है, पैसे कहाँ से जुटा रही है, वैसे लोगों का फिनेंशियल प्रोफाइल क्या है जहाँ से पैसे आ रहे हैं, क्या ये विदेशों से मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, हवाला चल रहा है, ये क्या कुछ आपत्तिजनक मटेरियल जो है वो बांट रहे हैं, मतलब लिटरेचर जो होता है इनका, पैम्फलेट हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, क्या इनके ग्रुप्स बने हुए हैं, स्लीपर सेल्स हैं बने हुए। इन सारे बिंदुओं पर पूरी तरह से आश्वस्त होने के बाद मल्टीपल रेड्स जो है कुछ दिन पहले लगे थे, और उसके बाद जब 100 जगहों पे हुए थे 106 पकड़े गए थे, उसके बाद इन लोगों को लगा था कि नहीं अब ये हो गया। लेकिन कल भी सिर्फ दिल्ली में बड़े लंबे छापे पड़े हैं, और बाकी भी कुछ कुछ जगहों पे 250 जो हैं इनके मेंबर्स जो हैं, सदस्य जो हैं पीएफआई के, फिर से पकड़े गए हैं। अब क्या है कि इन्होंने जो सरकार ने जो एक पीडीएफ निकाला, अधिसूचना जो
जारी की है, तो उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि पीएफआई सिर्फ एक संगठन नहीं है, ये वो हब है जिसके स्पोक्स, जैसे आप साइकिल का पहिया देखते हैं तो उसमें स्पोक्स होते हैं ढेर सारे, तो उसमें यही बताने की चेष्टा कर रही है सरकार कि पीएफआई हब है जो केंद्र में है, जिसने बांधे रखा हुआ है अन्य जितने भी एफिलिएट ग्रुप्स हैं इनके। तो पूरी तरह से डिफाइन करना, आप सिर्फ ये कह नहीं सकते कि ये हब और स्पोक है, आपको साबित भी करना होगा, और न सिर्फ पीएफआई की एक्टिविटीज़ को साबित करना होगा बल्कि उनसे जो जुड़े लोग हैं वो भी इस तरह के अनलॉफुल, अवैध जो है गैर कानूनी कार्यों में लिप्त हैं, अगर वो असंवैधानिक है, राष्ट्र विरोधी है, तो इन स्पोक्स के भी ये कहाँ जा रही हैं, ये किस एनजीओ के नाम से ये सब चल रहे हैं, इन सब को समेटने की भी चेष्टा की गई है। अब जो है इसमें एक बात आती है, मैंने एक ट्वीट भी किया था और उसमें मैंने लिखा था कि पहले पीएफआई ने इस केस को लेके जिस सुप्रीम कोर्ट के वकील को अप्रोच किया था उन्होंने डिक्लाइन कर दिया, लेकिन उन्होंने बोला कि अभी जब 100 जगहों पे रेड पड़े थे तो उन्होंने बोला कि उसमें सरकार का पक्ष साक्ष्यों के आधार पर और जिस तरह की जुडिशरी हमारी है, जहाँ पे आप एक टिल्ट देख सकते हैं, या फिर वैसे जो वर्चस्व वाले अधिवक्ता होते हैं, जो वरिष्ठ अधिवक्ता होते हैं, तो उनकी अधिक सुनी जाती है, वो प्रेशर बनाते हैं एक तरह से, और संविधान के नाम पर, पब्लिक लिबर्टी के नाम पर, जुबैर को ही देखे ना कि जो परपिट्रेटर है जिसके कारण 6 लोग जो है जिसके कटे हुए वीडियो के बाद मरे हैं, उसको जो है जर्नलिस्ट कह के छोड़ दिया जाता है, और जिसने उस वीडियो में जो पहले बोला था उसके जवाब में कुछ बोला था उसको जो है बोला जाता है कि तुम्हारे कारण पूरे राष्ट्र में जो है आग लगी हुई है। तो इस तरह की चीज़ें चलती है। तो ऐसे संयोग को देखते हुए, इस तरह के संदर्भ को देखते हुए, अधिवक्ता साहब ने मुझसे कहा कि सरकार का पक्ष अभी थोड़ा सा अशक्त, कमज़ोर लग रहा है और इस पर सरकार को कार्य करना होगा। अभी जो जिस तरह से रेड्स पड़े हैं तो उसमें आप देखेंगे कि एक मनी ट्रेल, पैसा कहाँ से आ रहा है, इस पर बहुत अधिक जोर दिया गया। इसमें ईडी इन्वॉल्व है। इन्होंने जब पता किया, ईडी वालों ने, तो इनका पता चला कि ओमान से चाइनीज कोई फर्म है जो इनको पैसे दे रही है। 1 करोड़ रुपया एक को डोनेशन या कंपनसेशन के नाम पे दे दिया गया। वो रफ़ीक करके कोई था, वो पकड़ा गया था। उसके बाद दरबार रेस्टोरेंट करके एक जगह है, तो ये अबू धाबी में उसको फ्रंट बनाकर वहाँ पे जितना भी पैसे का हवाला कैसे करना है, मनी लॉन्ड्रिंग कैसे करना, लेयर्ड तरीके से कैसे भेजना है पैसे, और ये इंडिविजुअल्स को भेजे जाते थे ताकि ये ना लगे कि संस्थागत तरीके से आ रहा है पैसा और उसको जुटाया जा रहा है। तो कई तरीके से ये सब देखा गया। ये पकड़ा कैसे गया, तो ईडी वालों ने और इनकम टैक्स वालों ने और फिनेंशियल जो भी इंस्टीट्यूशंस हमारे हैं जो इस तरह की चीज़ों को, क्राइम पे नज़र रखती है, तो उन्होंने बताया कि जो पैसे आ रहे थे या जो दे रहे थे उनकी अगर प्रोफाइल देखी जाए, प्रोफाइल का अर्थ है कि मैं अजीत भारती हूँ और क्या मैंने अगर कहीं पे 1 करोड़ डोनेशन दे दिया तो देखा तो जाएगा ना कि अजीत भारती की क्षमता है 1 करोड़ डोनेशन देने की या नहीं। तो उस आधार पर ऐसे कई अकाउंट्स मिले जो एकदम गरीब हैं या जिनका कोई बैकग्राउंड ही नहीं है उतने पैसे रखने का, और वो जो है डोनेट कर रहे थे या उनके पास आ रहा था इतना पैसा। मतलब आपके पास पैसा आ भी रहा है तो आपको ये तो साबित करना पड़ेगा ना आप करते क्या हैं, आपके पास कहाँ से आ रहा है। तो ऐसे लोगों को पकड़ा गया, ऐसे फ्रंट्स को धरा गया जो इस तरह से पैसे जो है भेज रहे थे बार बार। इंटरनेशनल टेरर लिंक्स इनके स्टैब्लिश हो चुके हैं। पीएफआई के कई कार्यकर्ता आईसिस जा चुके हैं, वहाँ पे संलिप्त थे, आतंकी गतिविधियों में मारे गए हैं, और अगर वो वापस आए तो वहाँ यहाँ पर स्टेट की पुलिस ने जो है उनको यहाँ पे पकड़ा है। तो हमने यह भी देखा है। इन्होंने जो है इंटरनल डिस्टर्बेंसेज जो की हैं वो भी इस्टेब्लिश हुआ है। आप याद कीजिए कि सीए के समय में कौन सबसे ज़्यादा एक्टिव था, पूरा शाहीन बाग, शर्जील इमाम जैसों की करतूत थी, और उसमें पीएफआई का 60 करोड़ रुपया जो है उसमें लगा है। टोटल फंडिंग इन्होंने 120 करोड़ इकट्ठा कर रखी थी, और ये सब कैश में, मोस्ट ऑफ द डोनेशंस कैश में आए हैं। फर्जी बिल्स उसके बनाए गए, और
धीरे धीरे छोटे छोटे अमाउंट्स में, तुम्हें जो है शाहीन बाग से जाफराबाद महिलाओं को ले जाना है, ठीक है, बस वाले को पैसे दे दो। इस तरह से छोटे छोटे राइट्स क्रिएट करना, छोटे छोटे शाहीन बाग के जो है मॉड्यूल्स, उसको रेप्लिकेट करना पूरे भारत देश में। तो इस तरह की इनकी योजना थी और ये सारी चीज़ें जो है स्टैब्लिश हुई हैं। भारत सरकार ने जो गैजेट ऑफ इंडिया में अधिसूचना जारी किया उसमें स्पष्ट तौर पे ये सारी बातें उन्होंने वहाँ पे लिखी है। मर्डर्स इन्होंने जो किए हैं, 5-7 मर्डर किए तो इन्होंने कई हैं, दर्जनों किए हैं, लेकिन 5-7 प्रोमिनेंट मर्डर्स जिसमें डायरेक्ट इनका हाथ रहा है। हाथ काटने की घटना हो गई, गर्दन काटने की घटना हो गई। प्रवीण पुजारी आपको याद होंगे, अभी प्रवीण नेतारू जो है उनकी हत्या होगी। वो इन सब में पीएफआई के लिंक्स बताए गए और सरकार ने नाम लेकर इनको लिखा है और ख़ास करके उन्होंने इस बात पर भी बल दिया है कि पीएफआई के लोग दूसरे धर्म के या धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए लोगों पे अधिक वार करते हैं, उनकी प्रोफाइलिंग करते हैं, उनको मारने के चक्कर में रहते हैं, उनकी हत्या तक नृशंस और निर्मम तरीके से करते हैं। ये सारा सरकार की अधिसूचना में लिखा हुआ है। ये जो पूरा हुआ ये प्रॉपर प्लानिंग और साक्ष्य को जमा करने के उद्देश्य से हुआ था। ये ऐसे नहीं था कि रैंडमली एक दिन जो है हमारी संस्था जगती है कि नहीं आज पीएफआई को बैन कर दो, नहीं। लंबे समय से इनकी गतिविधियों पर दृष्टि रखी जा रही थी, प्रोफाइल्स क्रिएट किए जा रहे थे कि कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, क्या क्या ये काम कर रहे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, ये सारी डिटेलिंग। और उसके बाद इनका पटना वाला प्रकरण याद होगा कि पीएफआई का एक विज़न डॉक्यूमेंट जो है वो पीडीएफ बाहर आ गया था 7 पन्नों का, जिसमें इन्होंने 4 स्टेजेस की बात की थी कि हम कैसे पूरे भारत में SC/ST को अपने साथ करके जब तक हमारा कार्य नहीं होता है, किस तरह से हमें नॉन इश्यूज़ को इश्यूज़ बनाना है, मास मोबिलाइजेशन करना है, वेपन को संग्रह करना है उसका, उसके बाद वेपन्स ट्रेनिंग देना है लोगों को, लोगों तक अपना लिटरेचर कैसे पहुंचाना है, लोगों को लोगों से जोड़ना कैसे, ये सारी बातें उन्होंने लिखकर और अंत में काफिरों के संपूर्ण सफाई की बात, इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन लाने के बाद, ये आज से बस 25 साल बाद। और इसमें इन्होंने जो इनके 4 स्टेप हैं उनमें आप मान के चलिए कि 2.78 तक जो है ये पहुंच चुके हैं, बस 1.23 टाइप का ही बचा हुआ है इनका स्टेप आगे ले जाने में। और ऐसे समय में जब महीनों के योजनाओं और महीनों के एफर्ट्स के बाद जब ये लोग पकड़े जाते हैं, तब मुझे लगता है कि इनका जो ये एजेंडा था 2047 का, उस पर एक जो है विराम लगने वाला है। और 2.5 वॉर, फ्रंट वॉर की जब बात करते हैं, 0.5 वाला जो है, तो इंटरनल डिस्टर्बेंसेज के ये मेन फैसिलिटेटर रहे हर जगह पे। आप देखिए कि जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं और भाजपा सत्ता में आई है, तो उनको किस किस फ्रंट पे घेरा जा रहा है। रिफॉर्मिस्ट अप्रोच ला रहा है कि हम कृषि को जो है रिफॉर्म करेंगे, उसमें उसको इन्होंने 1 साल तक, ये सब लोग मिले हुए थे, ये आंदोलनजीवी शब्द का जो प्रयोग करते हैं कि वही लोग, वही संस्थाएं मूव करते रहती हैं। आज यहाँ पे आंदोलन करना है जी, कल जो है इसके खिलाफ आंदोलन करना है। टिकैत याद होगा कि टिकैत को अब आरक्षण पे भी बोलना है, टिकैत को अब जो है कंगना रनौत पे भी बोलना है, टिकैत को उद्धव ठाकरे पे भी बोलना है, टिकैत को मतलब हम इसको कहाँ चुनाव हरवा दें उस पर भी बोलना है। ये सब हमने देखा है। उसके बाद हमने राघव चड्ढा जैसों को देखा है कि वो सीए में जाके जो है सीए में तो उसने जो किया अमानतुल्लाह वाला, ये सब तो सामने आया ही। उसने जो किसान आंदोलन था वहाँ पे जाके मॉडेम लगवा रहा है, परमानेंट स्ट्रक्चर्स वहाँ पे खड़े किए जा रहे थे। ये सारे लोग आंदोलनजीवी जो है मूवमेंट टू मूवमेंट जो है घूमते रहे, और इन सब में आप पीएफआई की इन्वॉल्वमेंट पाएंगे। कानपुर में जो दंगे हुए, सहारनपुर में जो दंगे हुए, प्रयागराज में जो दंगे हुए, ये सब रामनवमी के आसपास जो हुए थे, सरतन से जुदा के जो नारे लगे थे, इन सब में आपको पीएफआई का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से योगदान आपको मिल जाएगा। और यही कारण है, इसी सब को इन्होंने स्टैब्लिश किया है। ट्रेन करते हैं ये लोगों को, ट्रेनिंग देते हैं, और वेपन्स को रखना, कैसे रखना है, किस तरह से रखना है कि आप पुलिस की नज़रों में ना आए,
पूरा बताना कि आपको मास्क लगाना है, क्या पहन के जाना है, कहाँ जाना है, पेट्रोल बम कैसे बनाना है, आपके पास आसपास जो चीज़ें हैं उसको कैसे वेपनाइज करना है, इन सारे चीज़ों का प्रशिक्षण जो है इनके शिविरों में ये आत्मरक्षा की ट्रेनिंग और इस तरह का नाम लिख करके ये देते हैं, लेकिन अंततः वहाँ पे जो होता है वो हम सबके सामने है। रेडिकलाइजेशन में ये बहुत ही आगे है और सरकार ने भी अपने उस गैजेट में लिखा है कि इनका एक मुख्य कार्य यह रहा है कि कैसे हम लोगों में एक शंका उत्पन्न करें कि तुम जो है सताई हुई कौम हो और तुम्हें तो सरकार जो है कुछ कर नहीं रही है। और हर जगह पर ये लोग, बिहार में जाएंगे तो कन्याकुमारी की बात करें कि वहाँ मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, कन्याकुमारी जाएंगे तो यूपी की बात करें, ताकि कोई क्रॉस रेफरेंस करके पता ना कर सके। और तो और इनको अगर समस्या होगी तो ये यहाँ तक बोल देंगे कि भाई देखो फलाने जगह पे विदेशों में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, और भारत की सरकार जो है चुप है। फिलीपींस पर भारत सरकार क्यों नहीं बोलती है, अलेक्सा पे अगर अटैक हो रहा है तब भारत सरकार क्यों नहीं बोलती। इन सब पॉइंट्स को ये लोग चाहते हैं किसी तरह से जोड़ा जाए, मोबिलाइज किया जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए और उन्हें एक रेडिकलाइज करके कट्टरपंथी बना के एक फुट सोल्जर वाला जो कार्य है इनका, कि जब दंगे होंगे तो हम एक कमांड पे इन सब को जो है एक्टिवेट कर सकें। एग्जीक्यूशंस हमने देखे ही हैं कि इनके लोगों ने कितनी हत्याएं की हैं, और इनका एक मेन पर्पस जो है, अपने मॉब को तो ये करते ही हैं, ये ट्रेन कर रहे हैं, और दूसरे धर्म के लोगों को, हिंदुओं को विशेषतः ये टेरराइज करते हैं, उनको आतंकित करते हैं अपने मारने के तरीकों से। कमलेश की तिवारी की हत्या आप सोच लीजिए कि वो मैसेज देना था और वो फेसबुक पे लाइव करना चाह रहा था। कन्हैया लाल की हत्या कैसे हुई, उमेश कोल्हे की हत्या कैसे हुई, प्रवीण नेतारू की हत्या कैसे हुई, इन सब में आप देखेंगे कि जो कार्य अगर हत्या भी करना है तो श्योर शॉट होता है कि आप एक बंदूक लें और आपने सर में किसी को गोली मार दी, वो मर जाएगा। इनका वो तरीका नहीं है। ये डैनियल पर्ल की हत्या से लेकर आज तक ये चाकू से गला रेतने में यकीन रखते हैं और उसी तरह के हथकंडे ये लाते हैं, और दे मेक श्योर कि उसका वो वीडियो बनाए और वो वीडियो वायरल हो, लोग देखें और वो कांप जाएं कि तुम, अगर नुपुर शर्मा ने किसी के बारे में कुछ बोला जो तुम्हारी ही किताबों में लिखा हुआ है, उसके लिए तो उसका सर कलम करेंगे। उसके बाद अगर तुमने नुपुर शर्मा के समर्थन में कुछ बोला तो तुम समर्थक हो, उसके कारण तुम्हारा गला रेतेंगे, और फिर जिसका गला रेता गया उसके समर्थन में कोई बोल रहा है कि गलत हुआ है, उसका भी गला रेता जाता है। तो ये देखिए कि ये इतना रैंडम हो चुका है। इनको पकड़ना और इनको रोकना जो है आवश्यक था, क्योंकि ये संदेश देना चाहते हैं इस तरह की हत्याएं करके, और उसको रोकने के लिए इनकी फंडिंग, इनका पूरा स्ट्रक्चर जो है उसको जो है तोड़ना अत्यावश्यक है। पिछले बार सिमी के साथ जो होता कि नेटवर्क जो इनका था उसको डिसमेंटल नहीं किया गया था। अभी क्या है कि इनके जितने भी एफिलिएट्स हैं, 7-8 संस्थाओं के तो नाम लिखा है कि इमाम एसोसिएशन हो गया, कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और इस तरह का हो गया, आपको जूनियर फ्रंट, तो वुमेन फ्रंट, पॉपुलर फ्रंट हो गया, जितने भी हैं इनके 7-8 मेन एसोसिएट्स, उनको भी बैन किया गया, उनके भी लोगों को पकड़ा गया, उनके भी वित्तीय जो है इनका तंत्र जो है उसको डिसमेंटल करने की बातें हो रही हैं, और इनका फंडिंग पूरा चोक करने की बात हो रही। तो अब इनका ह्यूमन मतलब मानवीय और फिजिकल जो इनका भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, उसको तो डिसमेंटल किया ही जा रहा है। फिनेंशियल भी, फंडिंग पर भी अब रोक लगेगी, और फंडिंग को भी एक तरह से रोका जाएगा। न सिर्फ संस्थाओं की फंडिंग, बल्कि उनसे जुड़े जो भी लोग हैं उनके पास पैसे कहाँ से आए, जो प्रोफाइलिंग की मैं बात कर रहा था वहाँ पैसे कहाँ से आते हैं, इन सब को जो है चोक करने की बातें चल रही है। कर्नाटका ने, उत्तर प्रदेश ने और गुजरात सरकारों ने इनके प्रतिबंध की अनुशंसा की थी, जो सरकार ने एक्सप्लिसिटली लिखा है। उत्तर प्रदेश जो है पिछले कुछ सालों में इनके टारगेट पर रहा है, क्योंकि दक्षिण भारत में इन्होंने इतना आतंक फैलाया कि अच्युतानंदन थे वहाँ के चीफ मिनिस्टर केरल के, उन्होंने तब लिखा था संभवतः 2010 में
कि पीएफआई जो है केरल को एक इस्लामिक नेशन बनाना चाहती है। सोचिए कि अच्युतानंदन ने तब कहा था, और बाद में तो फिर वही कम्युनिस्ट सरकार थी तो उन्होंने इनकी मदद ही लेनी शुरू कर दी, और क्योंकि ये उनका पर्पस सॉल्व कर रहे थे आरएसएस वालों को और बजरंग दल वालों को वहाँ पे मारने के लिए। तो दक्षिण में जब इनका आतंक जो है ठीक ठाक फैल गया और ये लोग बिल्कुल अनटच्ड, इनको छोड़ दिया गया, इम्प्यूनिटी के साथ काम कर रहे हैं, इनको जो करना है कर रहे हैं। थोड़ा सा मतलब टैप ऑन द रिस्ट टाइप की बातें हो गई कि हाँ थोड़ा इधर कोई बयान दे दिया इनके खिलाफ, अदरवाइज इनको फ्री हैंड एक तरह से मिला हुआ था, वो हम सब ने देखा है। उसके बाद ये लोग बढ़ते हैं ऊपर की तरफ कि उत्तर भारत में हमें कैसे रेडिकलाइज करना है, और बिहार और यूपी के मुस्लिम सबसे ज़्यादा कट्टरपंथी जो हैं, और ये सबसे ज़्यादा, ये सिर्फ यहाँ नहीं, कश्मीर के भी मस्जिदों में खुतबे पढ़े जाते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, वो बिहार और यूपी का ही, और ख़ास करके बिहार का मुसलमान वहाँ पे जाके वहाँ पे इमाम या मुल्ला या मौलवी होगा वो देता है। तो इनका एक्सपेंशन देखिए कि ये दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ते गए, और किस तरह से इन्होंने पूरे देश को ये जो रेडिकलाइजेशन में जकड़ने की चेष्टा की है, ताकि एक साथ, जो शर्जील इमाम कहता था कि 500 शहरों को क्या मुसलमान जो है चक्का जाम नहीं कर सकते, तो वो वही है कि जैसे हिप्नोटाइज जो सम्मोहित व्यक्ति होता है उसके लिए एक ट्रिगर वर्ड होता है कि वो बोला जाए और ये लोग सड़कों पर आ जाएं और एक ज़ॉम्बी मॉब की तरह जो है ये चलते रहें, लोगों को काटते रहें, मारते रहें, बमबारी करें, पेट्रोल बम फेंके, एसिड के पाउच फेंके, गोलियां चलाए, तलवारों से काटें, ये सब काम करने के लिए एक स्नैप ऑफ फिंगर में जो ये लोग एक्टिवेट हो जाए। कुछ मीम्स और ट्वीट्स पे अब मैं चर्चा करना चाहूँगा, और उससे पहले कि सबसे मजाकिया बात तो ये है कि इनके नाम में ही है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। फ्रंट का अर्थ एक अंग्रेजी का शब्द है, उसका होता है कि छलावा, आगे आपने एक छद्मावरण जो है ओढ़ रखा है। तो इन्होंने फ्रंट, तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, और जैसे रिलीजन ऑफ पीस और इस तरह की बातें होती है, ये कहने की बातें हैं आगे में, और पीछे ये लोग क्या कर रहे थे ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले इस पूरे वीडियो के पूर्व के हिस्से में मैंने आपको समझाया। तो जिसके नाम में ही फ्रंट है, इसी तरह फ्रंट ही फ्रंट इन्होंने क्रिएट किया, जूनियर फ्रंट, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया। इनकी योजना यह थी कि ये कई जगहों पर कई तरीके से एक साथ जो है, मतलब अभी हिजाब वाला जो मसला है वो कोई मसला नहीं था, नॉन इशू था कहीं पे हिजाब पहनने की, मतलब ईरान में लोग हिजाब जला रहे हैं, जहाँ भी इस्लामिक नेशंस में इस तरह की चीज़ें हैं, और अगर औरतें रिवोल्ट कर सकते हैं वहाँ कर रहे हैं, और भारत में हो रहा है कि नहीं हिजाब पहनना हमारा अधिकार है। हाल ही में एक आया था महाराष्ट्र से समाचार आया था कि एक व्यक्ति ने हिंदू लड़की से विवाह किया हुआ था, वही मेरा अहमद वैसा नहीं है उस टाइप का विवाह था, और उसको बुर्का ना पहनने के लिए, वो नहीं पहन रही थी, उसने गले मतलब रेत कर उसको मार दिया। तो चॉइस यही होता है, चॉइस है हिजाब पहनने की आपके पास, लेकिन चॉइस विकल्प यही है कि हिजाब पहनो या मर जाओ। तो आप सोचिए किस तरह का चॉइस है, और उसके लिए ये लोग जो है आ रहे हैं। अब मैं कुछ ट्वीट्स आपके स्क्रीन पे डालूंगा और उसके बारे में चर्चा करूंगा। एक आरिफ अयूब है, मैं मतलब सुबह सुबह ये सब हुआ तो मैं ट्विटर पे थोड़ा गया और पता करने लगा कि भाई रवीश विलाप कौन कौन कर रहा है, तो उसमें एक दिखा बेचारे ये आरिफ अयूब है, मुझे लगा राना अयूब ने लिखा होगा, वो अभी शायद जगी नहीं थी जब तक मैं ये वीडियो बना रहा था, तो उसने कुछ अभी जहर फैलाया नहीं है, वो फैलेगा ही आने वाले समय में। इन्होंने लिखा है कि पीएफआई को प्रतिबंधित कर दिया गया है, मुस्लिम अब नेग्लेजेबल मतलब नगण्य है संसद में, और स्टेट लेजिस्लेचर्स में, विधानसभाओं में भी इनकी गिनती नगण्य ही है, और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी में भी मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन जो है बहुत ही कम है। मुस्लिम वॉइसेस दैट डिमांड जस्टिस इंटिमिडेटेड और जेल्ड, मतलब ये इनका कहना था इसी तरह के एनजीओ से, जो पीएफआई हो गया, सीएफआई होगा, इस तरह एसडीपीआई और ये सब, कि मुसलमान स्वरों को जो है दबाया जा रहा है, जो ना लॉ एजेंसी में है हमारे लोग, ना संसद में है, ना विधायिकाओं में है, कहीं पे भी है। और ऐसे में पीपल ऑफ इंडिया से ये पूछ रहे हैं कि मुसलमानों के पास क्या चॉइस है? चॉइस है सर आरिफ साहब,
विकल्प है उनके पास, विकल्प है जैसे हिंदू रहते हैं उस तरह से आप रहिए, सारे धर्मों का सम्मान कीजिए, अपने मस्जिदों में जाइए, स्वयं को या अपने परिजनों को विक्षिप्त बताकर जो है दुर्गा माँ की मूर्तियों को विखंडित मत कीजिए, रामनवमी के जुलूसों पर पत्थर मत मारिए, कांवड़ यात्राओं पे पत्थर मत मारिए, इस बात से आहत मत हो जाइए कि हमारे मस्जिद के आगे से कोई डीजे क्यों बजा रहा है, इस बात से आहत मत हो जाइए कि ये मुस्लिम क्षेत्र है इसमें हिंदू क्यों आ रहा है। पीएफआई ज्वाइन करना बंद कर दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय आतंकी गतिविधियों में जो है शामिल होना बंद कर दीजिए। ये सब जब आप करने लगेंगे तो आपके पास विकल्प ही विकल्प है जिसका सहारा लेकर आप स्वयं भी, जो आप कहते हैं रिलीजन ऑफ पीस, तो वैसे रह सकते हैं और बाकी लोग भी, पूरा विश्व जो है शांति से चैन से सो सकता है कि अगले सुबह उठे कहे ब्रुसेल्स में बम ब्लास्ट हो गया, अगले सुबह उठे बर्मिंघम में बम ब्लास्ट हो गया, मैनचेस्टर में हो गया, स्पेन के मैड्रिड में हो गया, नीस में हो गया, पेरिस में हो गया, इटली में हो गया, अमेरिका में हो गया, कनाडा में हो गया, मतलब जिस जगह का नाम लो वहीं पे बम ब्लास्ट हो जाए। तो चॉइस है आपके पास, चॉइस है आपके पास कि आप जहरीले लोगों जैसे कि ओवैसी है ऐसे लोगों को वोट ना दें, आप ढंग के लोगों को, और जो आप लोग जो इतना कंसर्न होकर बोल रहे हैं ना, तो ऐसे मुसलमानों को सामने आना चाहिए हर उस अनुचित घटना के बाद कि भाई दुमका में तुम क्या कर रहे थे, तुम क्यों बच्चियों का रेप कर रहे हो, तुम लव जिहाद क्यों कर रहे हो, ये सब करने के बाद तो बुर्का नहीं पहन रही तो तुम काट के फेंक दोगे उसको। तो ये आपके सोचने के लिए, आप स्वयं विचार कीजिए, ये पीपल ऑफ इंडिया आपको क्या जवाब देंगे। आप स्वयं के भीतर अगर कोई मानव है, मानवीयता आप में 1% भी बची हुई है, तो यह प्रश्न आपको पूछना ही नहीं चाहिए था। अब दूसरा मीम देखते हैं, और सॉरी ये राणा अयूब ने रीट्वीट किया है, और यही जो ट्वीट मैंने अभी पढ़ा है उसी के नीचे के जवाब को कि मुस्लिम्स इन इंडिया हैव बिकम द ज्यूज ऑफ जर्मनी। अभी क्या है ना कि मुझे लगता है कि राणा अयूब जैसे लोग थोड़ा दे आर ट्रेडिंग विथ कॉशन, कि सचेत होकर चल रहे हैं कि मैं कुछ ऐसा ट्वीट ना लिख दूं, क्योंकि जुबैर को उठा लिया था ट्वीट के कारण, तो हो सकता है इनको भी या इनका भी एसोसिएशन पीएफआई के साथ निकलेगा, तो गिल्ट जो है वो इनको जो है स्वयं नहीं लिख रहे हैं, रीट्वीट कर रहे हैं। मुसलमान अगर जर्मनी के ज्यूज हो जाते तो वहाँ पे क्या हुआ था ज्यूज के साथ, कंसंट्रेशन कैंप्स बने थे। भारत में क्या ऐसा हुआ? अगर हमारे पास अगर आंकड़े आ जाएं, और दूसरे देशों के आंकड़े हैं वो बताते हैं, यूके का आंकड़ा अगर उठा लें, वहाँ पे आप देख लीजिए कि आपकी पॉपुलेशन कितनी है और जेल में आपके कितने लोग हैं। आप लोग तो एस्पायर करते हैं ना कि वेस्ट में रूल ऑफ लॉ है, यहाँ पर तो कभी आ ही नहीं पाएगा कि इंटरफेथ मैरिज के बाद कितने लोगों का कत्ल किया गया, कितनी महिलाओं का, और उनका धर्म क्या था, और परपिट्रेटर का जो उनका धर्म क्या था। तो ये सब उनका मजहब निकालना, रेपिस्ट का मजहब निकालना, उनकी प्रोफाइलिंग करेंगे तो पता चल जाएगा कि ज्यूज इन इंडिया वस्तुतः हिंदू है, जिसके धर्म के ऊपर जो है, धार्मिक जगहों के ऊपर किसी और का कब्जा किया हुआ है। आप उंगली उठा कह देते हो कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, वो हो जाती है। तो वस्तुतः यहूदियों की जो हालत जर्मनी में थी, वो हिंदुओं की हालत भारत में बहुसंख्यक होते हुए है। तो ये सब चुटकुलेबाजी जो है राणा जी, मुझको राणा जी माफ़ करना, ये नहीं चलेगा यहाँ पे। अगला है शर्जील उस्मानी। ये भी एक विषैला व्यक्ति है, शर्जील इमाम की ही तरह। वो आजकल मतलब एक्टिविस्ट और मुस्लिम ये सब नाम में विशेषण का प्रयोग करता है। इसने भी रीट्वीट किया, इसने भी लिखा नहीं अभी तक, इसने रीट्वीट किया है, कोई कवलप्रीत कौर है उनको, कि पीएफआई के जो एक्टिविस्ट्स जो हैं, कार्यकर्ता, उनकी जो प्रोफाइलिंग चल रही है वो बहुत ही ख़तरनाक है, और 144 ओखला में लगा दिया गया, और फिर फर्दर प्रोहिबिशन, मतलब कहीं पे भी इकट्ठा होने पे जो एक तरह से लगाया जाता है, प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स आते हैं कि आप नहीं हो सकते। तो वो सब जो है ये बिगटरी है, समझ रहे हैं? बिगटरी मतलब आजकल एक मीम भी चल रहा था कि अगर आप एक सेब की फ़ोटो है और कह रहा है कि ये केला है, और अगर आपको ये सेब दिख रहा है तो आप फासिस्ट हैं, आप बिगट हैं। तो वही बात है कि कुछ भी है उसमें फासिज्म और बिगट जो है आप उसमें डाल दें।
द हाउंडिंग ऑफ PFI मेंबर्स ऑफर देम परफेक्ट ऑप्टिक्स फॉर देयर सो कॉल्ड वार ऑन टेरर। ये वार ऑन टेरर थोड़ा है, आतंक के ऊपर ये कार्रवाई नहीं है, ये दीमकों का सफाया है। ये वो जो स्प्रे आता है ना वो मच्छरों को मारने का या दीमकों की सफाई के लिए, ये वो हो रहा है। ये कोई मतलब फ्रंट तो आपने बना रखा है, सरकार थोड़े ना फ्रंट बना के ये सब गेम खेलते हैं। सरकार तो फ्रंट फुट पे आजकल खेल रही है, और ये कोई ऑप्टिक्स की बातें नहीं है, ये सब आपके मन की बातें हैं। एक ये आता है मीम, ये जो है कि ये मौज कर दी भ्राताश्री वाला मीम चलता है कि सुबह सुबह जो ही जगे और 7 बजे आपको किसी का मैसेज आ गया कि भाई साहब PFI बैन हो गया 5 साल के लिए, तो इसी तरह के उद्गार जो है मन में आते हैं। एक ये आता है, मोदी जी जो है सेल्फी ले रहे हैं कि PFI तो गए हो, तो मोदी जी इसको परमानेंट स्ट्रक्चर बनाइए, इस पर मिट्टी डाला हुआ आपने, किसी दिन ऐसे करके ताबूत तोड़ते हुए PFI फिर से खड़ा हो जाएगा, तो उसकी व्यवस्था कीजिए कि इसको पूरा सीमेंटिंग करके और फिर मज़ार बनवा दीजिए, फिर वक्त वाले ले जाएंगे, है कि नहीं। ये जो है ये भी एक मीम चल रहा है कि नहीं मतलब ये अन्याय हो रहा है, टोपी पहना दिया है बेचारे को। मुझे तो मैंने ये देखा तो इसका तो चेहरा ही देख के मुझे क्या बताऊं, अत्यंत दुखी हो रहा है। दुख, पीड़ा, दर्द, क्षोभ, गुस्सा, क्रोध, आवेश, ये सब भी आ रहा है, लेकिन क्या किया जा सकता है। एक ये देखिए कि NIA का जूता है और PFI एक जानवर के रूप में दिख रहा है, और ये जानवर शायद वराह या शुकर है, पता नहीं उसको क्यों PFI उस पर लिखा हुआ है। लोग क्रिएटिव होते हैं, लोग क्रिएटिव होते हैं। एक ये भी चलता है इसमें कुछ लोगों के, ये मुझे लगता है कि ये ऑल्ट न्यूज़ वाले बता पाएंगे कि ये तस्वीर मुझे लगता है कि ये फ़ोटोशॉप की हुई, क्योंकि राना है, आरफा है, स्वरा है और सबा नकवी, ये लोग काला कपड़ा पहन के, एक काले कपड़े तो पहनते लेकिन इकट्ठा, वैसे राना अयूब वाला फ़ोटो तो कन्विंसिंग लग रहा है, लेकिन बाकी मुझे आरफा वाला थोड़ा कि इतना मेकअप कर कोई रोने नहीं जाता है, तो ये ऑल्ट न्यूज़ शायद बता पाएगा कि ये मुझे एकदम फेक लग रहा है। तो आप लोग भी ऐसे फेक जो है फ़ोटो से उससे बच के रहें। और एक ये है कि PFI को किस तरह से मतलब हिजाब का प्रोपेगेंडा ये लोग कर रहे थे, और जिस तरह का काम कर रहे थे उसके बाद NIA और ये PFI को किस तरह से डाल रहे हैं, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है एक तरह से, स्वतः अपने आप को बता रहा है कि इस मीम में ये क्या कहना चाह रहा है। एक अंतिम जो है वो मैं, ये हमारे प्रिय नेता जो हैं लालू जी, उनका एक मीम ये चल रहा है कि जो भी लोग स्टैंड विथ PFI ट्रेंड करवा रहे हैं उनके लिए है कि ई लो नस काट लो अपना। तो ये सब जो है ये थोड़े मीम मैंने आपको बताए। अब फ्यूचर प्लान्स जो है वो क्या होना चाहिए उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि, और ऐसा नहीं है कि मैं ये चर्चा कर रहा हूँ ऐसा हमारी एजेंसियों की योजना में नहीं होगा, फिर भी हम आपकी जानकारी के लिए कि क्या क्या हो सकता है या होना चाहिए उस पर चर्चा करेंगे। कि एक तो PFI और जितने भी एसोसिएट्स इनके हैं मतलब ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन सब को और सबसे जुड़े लोगों को, संस्थाओं को और लोगों को मार्क कर देना चाहिए, और ऐसे लोग किसी भी तरह का NGO जो है वो रजिस्टर ना करवा पाएँ, और रजिस्टर अगर करें भी, क्योंकि शायद आप वैध रूप से जो है आप उन पे प्रतिबंध नहीं लगा सकते कि सारे पे कि तुम कोई NGO खोल ही नहीं सकते, वो खोलने को स्वतंत्र हैं। अगर ये लोग खोलते हैं तो उन सारे NGOs की हर महीने ऑडिट हो, इस तरह का एक कोई या तो कानून इस तरह का पास हो जाए कि अगर आप ऐसे लोग जिनकी लिप्तता जो संलिप्तता संदिग्ध गतिविधियों में रही है, वो लोग अगर कुछ नया खोल रहे हैं, कोई फ्रंट खोल रहे हैं, कोई NGO खोल रहे हैं, तो वो हर महीने इंडिपेंडेंट ऑडिटर से ऑडिट करवाएं, या सरकार जो है स्वयं ऑडिट करवा सकते हैं किसी ऑडिटर से, और उसकी रिपोर्ट जो है लोकल थाने में या राज्य सरकारों को और केंद्र सरकारों को, गृह मंत्रालय को, इनको उसकी जो है प्रतिलिपियां जो है भेजी जाए। एक जो और करना चाहिए अगर ये लोग नहीं उस लाइन पर सोच रहे हैं, कि जितने भी कॉलेजेज या यूनिवर्सिटीज़ में
मुस्लिम्स ऑफ JNU, मुस्लिम्स ऑफ जामिया और मुस्लिम स्टूडेंट एसोसिएशन, ऐसे करके जितने भी मजहबी ग्रुप्स बने हुए हैं, फेसबुक पे हो, व्हाट्सएप पे हो, इंस्टा पे हो, ये जितने भी ग्रुप हैं या फिजिकल हो इनका ग्रुप, इन सब पे एकदम मॉनिटरिंग जारी रखनी चाहिए और इनकी भी देखनी चाहिए कि ये कहाँ से फंडिंग पा रहे हैं, क्या इनके पास कुछ पैसे आ रहे हैं, ये कहाँ कहाँ जा रहे हैं, किस किस तरह के मूवमेंट्स में ये भाग ले रहे हैं, क्या इनका कार्य सिर्फ कैंपस पर ही स्टूडेंट मूवमेंट कुछ चल रहा है वहीं तक रुका हुआ है, या ये वहाँ से भी बाहर निकलकर कहीं और भी जा रहे हैं, ये भी हमें देखना होगा। ये जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़, ये जो वाक्यांश है, इसको प्रॉपरली डिफाइन करना चाहिए सरकार को कि इसमें क्या क्या आता है और क्या क्या नहीं आता है, क्योंकि जब तक आप इसको परिभाषित नहीं करेंगे तब तक इसका फ़ायदा, इसका लाभ हमेशा यह कहकर उठाया जाएगा कोर्ट ऑफ लॉ में कि ये तो डिसेंट है, ये डेमोक्रेसी का सेफ्टी वाल्व है, अगर कोई आपके विरोध में नहीं बोल रहा है तो जो है वो हेल्दी डेमोक्रेसी का साइन नहीं है। इस तरह की बातों में ये छुपा ले जाते हैं और ऐसे ऐसे क्राइम, ऐसे ऐसे ट्वीट जिनके बाद जो है 6-6 लोगों की लाशें गिर जाती है, उसको जो है डिसेंट और पत्रकारिता के नाम पे जो है बड़े बड़े जो वकील होते हैं, जो इन्फ्लुएंशियल होते हैं, तो ये लोग जो है उसको निरस्त करवा लेते हैं, ये लोग ऐसों को बेल दिलवा देते हैं और इन पे वस्तुतः आगे भी कोई विधिक कार्रवाई जो है नहीं होती है। जितनी भी यहाँ पे इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस है, तबलीगी जमात हो गया, जमीयत हो गया आपको, और जिस तरह की जहाँ जिस राज्य में इस तरह की संस्थाएं हैं, इन सब के फंडिंग पर और इनके एक्टिविटीज़ पर इनकी सतत मॉनिटरिंग जो है होती रहनी चाहिए, ताकि पता चले कि ये फिर से कुछ तो नहीं करना चाह रहे, ये कहाँ जा रहे हैं और उसका रिपरकशंस क्या होता है। ये एक प्रोफाइलिंग अगर चलती रहेगी तो बाद में क्या है ना कि जब ऐसे लोग संलिप्त पाए जाएंगे तो उनकी पूरी प्रोफाइल जो है आपके पास, सरकार के पास, एजेंसियों के पास संरक्षित रहेगी और उसको प्रयोग में लाया जा सकता है ये स्टैब्लिश करने के लिए कि ये फर्स्ट टाइम ऑफेंडर नहीं है, ये लंबे समय से इसी तरह की प्लानिंग करते आ रहे थे। इसको जो है जैसे ल्यूकेमिया होता है ना, ब्लड कैंसर, रक्त का कैंसर, उस तरह से अगर भारत को एक शरीर की तरह देखा जाए तो ये लोग जो है वो धमनियों में जो है इन्फेक्टेड कैंसरस ब्लड सेल्स जो है वो बह रहे हैं, तो इनको ड्रेन आउट किया जाए। इनके छोटे से छोटे धमनी, शिराएं, एकदम छोटे से छोटे जहाँ तक पहुँच रहे, उंगली के पोरों तक, जो आपको एकदम माइन्यूट लगे, इनफेक्टिव लगे कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन नहीं, कैंसर का सेल अगर कहीं पे होगा तो विस्तार पाएगा ही। तो हमें उस तरह से टारगेटेड अटैक्स करने होंगे कि मेन फ्रंट आपने बैन कर दिया, लेकिन एंड यूज़र उसका कौन है, इसकी फंडिंग जो आ रही थी कहाँ तक जा रही थी, कहाँ तक पहुँच रही, क्या उससे पैम्पलेट छप रहे हैं, क्या उससे कुछ इस तरह का लिटरेचर बांटा जा रहा है जिससे सामाजिक सद्भाव में जो है या शांति भंग करने की बातें हों, लोगों को उकसाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है। तो इस तरह की जब तक आप वही ब्लड कैंसर वाला ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ड्रेन आउट करो, नया खून भरो, इस तरह की योजना नहीं बनाई जाएगी तो ये जो है थोड़ी दिन के लिए हाइबरनेट करेंगे, फिर से एक्टिवेट हो जाएंगे। वो बैन हो गया था सिमी, लेकिन 2006 में जो है फिर से वापस PFI आ जाता है, तो ये सब देखना चाहिए। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा यह अवश्य बताएं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। मैं यह चेष्टा करूंगा कि सप्ताह में कम से कम एक वीडियो इस चैनल पर भी आता रहे। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार।